नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा से जुड़ी एक खबर है और ये खबर उनकी वसीयत को लेकर है। वसीयत की जो अ, तिजोरी है उसमें कहे जाए तो किनके नाम से वसीयत है, जिसमें एक नए नाम ने सनसनी फैला दी है। ये नाम है मोहिनी मोहन दत्ता का, जिसे वसीयत में एक बड़ा अमाउंट मिला है और वसीयत में इस व्यक्ति को, मोहिनी मोहन दत्ता को 500 करोड़ रुपए दिए गए। इस खुलासे से न सिर्फ टाटा फैमिली में हर कोई हैरान है, बल्कि हर किसी के लिए एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि आखिर ये अचानक से मोहिनी मोहन दत्ता कहां से आ गए और ये है कौन, रतन टाटा से क्या इनका ताल्लुक है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट ये कहती है कि जमशेदपुर के गुमनाम कारोबारी मोहिनी मोहन दत्ता को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट दिया गया है। अब इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर ये कौन है मोहिनी मोहन दत्ता, कौन है ये? टाटा के जीवन में उनकी क्या भूमिका थी, कैसे उनके जीवन में आए और उन्हें भारत के सबसे फेमस उद्योगपति रतन टाटा, इसमें देखा जाए तो उनमें से एक की वसीयत में सबसे बड़ा व्यक्तिगत संपत्ति क्यों मिला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मोहिनी मोहन दत्ता हैं कौन। मोहिनी मोहन दत्ता रतन टाटा के साथ पहली मुलाकात हुई थी उनकी करीब करीब 1960 के दशक के शुरुआत में, और ये मुलाकात जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल्स में हुई थी। उस समय रतन टाटा 24 साल के थे और अपनी फैमिली के विशाल साम्राज्य में अपना रास्ता तलाश रहे थे, और इस मुलाकात ने दत्ता के जीवन की दिशा बदल दी थी। ये रतन टाटा के काफी करीबी माने जाते थे। वहीं पर कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दत्ता सिर्फ एक सहयोगी नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को रतन टाटा का दत्तक पुत्र भी बताते हैं। हालांकि वसीयत और उनके साथ जो दिए गए कोडसिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और ना ही कानूनी तौर पर किसी बच्चे को गोद लिया। तो फिर ये दत्तक पुत्र हुए कहाँ? अक्टूबर 2024 में टाटा के जो अंतिम संस्कार के समय दत्ता ने कहा था कि हम पहली बार जमशेदपुर में डीलर्स हॉस्टल में मिले थे, और जब रतन टाटा 24 साल के थे तो उन्होंने मेरी मदद की थी और मुझे वाकई आगे उन्होंने बढ़ाया। और इसके बाद आया कि टाटा ग्रुप के साथ इनका कारोबार जुड़ा। दत्ता की कारोबार जनरी टाटा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई भी है। ताज ग्रुप के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने स्टैलियन ट्रैवल एजेंसी की स्थापना की, और जिसका 2013 में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के एक विभाग ताज सर्विसेज के साथ विलय हो गया। अब जब दोनों मर्ज हो गया तो फिर टाटा कैपिटल्स के द्वारा इसे अधिग्रहण करने किए जाने के बाद इसे थॉमस कुक इंडिया को बेचने से पहले टाटा इंडस्ट्रीज के पास इस व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए 80% हिस्सेदारी थी। दत्ता की अगर बात करें तो रिबॉन्डेड टीसी ट्रैवल सर्विसेज में डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके पास टाटा समूह की संपत्ति के शेयर भी हैं, जिनसे टाटा कैपिटल भी इसमें शामिल है। अब अगर देखा जाए तो दत्ता का टाटा फैमिली से संबंध व्यवसाय से कहीं आगे तक फैला हुआ है, और उनकी बेटी ने ताज होटल्स में अपना करियर भी शुरू करने के बाद करीब एक दशक तक टाटा ट्रस्ट के साथ काम किया। दिसंबर 2024 में मुंबई में एनसीपीए में टाटा के जयंती समारोह में अतिथि भी थे। अब इस कार्यक्रम में टाटा के सबसे भरोसेमंद नाम भी शामिल हुए। अब दत्ता फैमिली से कैसे मिले? अपने संबंधों के बावजूद दत्ता ने वसीयत पर असंतोष जाहिर किया, और वसीयत के अनुसार से वह टाटा से जो बची हुई संपत्ति का 1/3 हिस्सा पाने के हकदार भी हैं, जिसमें 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक डिपॉजिट, पेंटिंग्स और घड़ियां जैसी निजी चीजों की नीलामी से होने वाली जो आय है वो सब शामिल है, और कह रहे हैं कि उनमें से भी हमें शेयर चाहिए। दत्ता को 650 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है कि इस नीलामी से जो बाकी 2/3 हिस्सा है रतन टाटा की सौतेली जो बहनें हैं शिरीन जीजाभाई और डिनान जीजाभाई को जाता है, जो कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रेडियंस खम्बाटा और मेहली मिस्त्री के साथ वसीयत बनाने वालों में शामिल है।
रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि दत्ता को उम्मीद है कि उनके विरासत की कीमत 650 करोड़ रुपए के करीब में होगी। टाटा के जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, उनके बच्चों का नाम वसीयत में स्पष्ट रूप से नहीं है, जबकि जिमी टाटा को 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और वसीयत को अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रमाणित किया जाना भी बाकी है, मतलब वेरिफिकेशन भी बाकी है, इसको कि पुष्टि कीजिए आप मुंबई हाई कोर्ट में। अगर ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर ये पैसे भी उनके जो संपत्ति का हिस्सा है वो भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।